नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। एक बार जाकर गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। आपको बता दें, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से हर तीसरा चौथा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। हम बात करने वाले हैं इतिहास के क्वेश्चन एमसीक्यू, वो भी गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त काल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काल है इतिहास के। बहुत जहां जहां इतिहास आता है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको ये 200 क्वेश्चन रट लेना है। इनमें से आपको एग्जाम में यदि इतिहास आएगी तो क्वेश्चन 100% आ सकता है। पूरे पूरे चांसेस हैं। एक साथ संग्रह करके लाए हैं पूरे क्वेश्चन जो जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्लीज वीडियो को अभी से अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको आगे और भी ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते रहेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, श्रीगुप्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एसएससी सीजीएल 2015 का ये क्वेश्चन है। गुप्त किसके सामंत थे? तो जो गुप्त लोग थे ये कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कुषाणों के सामंत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त साम्राज्य जो चला था चरमोत्कर्ष पर 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 319 से 500 ईस्वी तक राइट आंसर है। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ गुप्तों ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, गुप्त वंश राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? यह क्वेश्चन स्टार लगा लो, 101% बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सोने के सिक्के राइट आंसर है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो अजंता की गुफाएं आपके गुप्त साम्राज्य। देखिए, महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ, अजंता की गुफाएं, सोने के सिक्के, ये सभी गुप्त शासन में आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? पहला कथन है गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी बिहार था। आपको बता दें ये दोनों ही सही है कि गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे और उनका जो आरंभिक स्टार्ट किया था उन्होंने यूपी बिहार से स्टार्ट किया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुप्त संवत जो स्टार्ट हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर बी, महाराजाधिराज राइट आंसर है। कौन सा या कौन से कथन इनमें से सत्य हैं? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। ये तो बिल्कुल सही है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कुमार देवी और वो लिच्छवी राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त ने शिलालेख पर कुमार देवी का नाम गुदवाया। तो ये गलत है। तो केवल एक सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। केवल एक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, स्टार लगा लो। भारत का नेपोलियन कहा गया था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी। और किसके द्वारा कहा गया था? तो वीए स्मिथ के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जिसको प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, समुद्रगुप्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो प्रयाग प्रशस्ति में जो कौशल के शासक थे उनका नाम था महेंद्र। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महेंद्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त ने से संबंधित नहीं थी? समुद्रगुप्त को नहीं मिली थी इनमें से। तो विक्रमादित्य समुद्रगुप्त को नहीं मिली थी। बाकी लिच्छवी दोहित, सर्व राजा चेष्टा, अश्वमेध पराक्रम, ये तीनों उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य किसको मिली थी अभी हम आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, ये समुद्रगुप्त की उपाधि नहीं थी विक्रमादित्य। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये हरिशेन के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, हरिशेन राइट आंसर है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, प्रयाग अभिलेख प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में जाना जाता था? तो वीणा वादक के रूप में फेमस थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर यहां पर भी समुद्रगुप्त वीणा वादक थे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपका सुमेलित नहीं है पूछा गया। प्रथम चरण में जो समुद्रगुप्त ने विजय अभियान चलाया था नागरिक, बिल्कुल सही है। द्वितीय चरण में योद्धेय, ये भी सही है। तृतीय चरण आट्विक राज्य, ये भी सही है। चतुर्थ चरण पश्चिमोत्तर राज्य, ऑप्शन नंबर यहां पर डी गलत है। बाकी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण अभियान जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो समुद्रगुप्त के संदर्भ में हम कथन पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त ने कविराज मार्ग की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसु बंधु थे, यह भी सही है। इसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था, तो यह भी सही है। 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। कहां पर दिया है? ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी में। 1 2 3 तीनों ही वाक्य सही है समुद्रगुप्त के बारे में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौन सा कथन सत्य है? पहला पढ़िए, हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की, हरिशेन ने नहीं की, ये दूसरा गलत है। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, तीसरा सही है। 1 और 3 सही है कि हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली थी। यह भी क्वेश्चन आगे आएगा आपको, कम से कम ये क्वेश्चन 10 बार पूछा जाएगा, घुमा फिरा के देखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त भी था और इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, राइट आंसर अभी आपको बता चुके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है क्या? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। महरौली लोह स्तंभ में किस शासक का नाम है? तो महरौली लोह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। महरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था आपका चतुर्थ सदी में, ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सदी ईस्वी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रजत या चांदी सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी करने वाले शासक थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंद्रगुप्त द्वितीय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बना था? तो यह बना था चंद्रगुप्त की स्मृति में। कहां पर है ये? दिल्ली में है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी आपकी उज्जैन, ऑप्शन नंबर ए उज्जैन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धनवंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो धनवंतरी जी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर यहां पर सी चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? तो आयुर्वेद शास्त्र से देखिए धनवंतरी जुड़े थे, चरक भी जुड़े थे, सुश्रुत भी जुड़े थे। भास्कराचार्य का संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी भास्कराचार्य, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देते हैं। भास्कराचार्य जी ये नहीं जुड़े थे आयुर्वेद से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय यात्रा में फायांग ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह कहां पर स्थित है? तो एक अस्पताल का उल्लेख किया गया है जो पाटलिपुत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो भारत की यात्रा की गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायांग द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए नवरत्न और विषय क्षेत्र। कालिदास, चपड़क, शंकु और वररुचि ये किसमें थे? तो यहां पर आपको बता देते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका कालिदास जी ये थे आपके साहित्य के क्षेत्र में, 1 का 2। चपड़क ये थे आपके ज्योतिष के क्षेत्र में, शंकु आपके थे स्थापत्य के क्षेत्र में, और वररुचि थे आपके व्यामण के क्षेत्र में। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कालिदास साहित्य, चपड़क आपके, उसके बाद आएगा ज्योतिष, फिर स्थापत्य, फिर व्यामण। अगला क्वेश्चन देखिए,
फायांग ने निम्नलिखित में से किन किन शहरों को लगभग उजड़ी अवस्था में पाया था? तो फायांग जब आया था तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला उजड़ गया था, उजड़ी अवस्था में था उस समय। मथुरा उजड़ी अवस्था में था, कपिलवस्तु भी उजड़ी अवस्था में था और कुशीनगर भी उजड़ी अवस्था में था। जब फायांग आया था तो इन्होंने चारों शहरों को जो 4 शहर आपको दिए गए हैं उजड़ी अवस्था में पाया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। तक्षशिला, मथुरा, कपिलवस्तु और कुशीनगर को उजड़ी अवस्था में पाया था फायांग ने। रामगुप्त की हत्या किसने की? तो रामगुप्त की हत्या की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किससे रामगुप्त पर प्रकाश नहीं पड़ता? तो रामगुप्त पर आपका प्रकाश नहीं पड़ता पूछा गया है। तो केवल देखिए देवी चंद्रगुप्त और हर्षचरित्र से तो पड़ता है। काव्य मीमांसा और मनुस्मृति, इसमें रामगुप्त के ऊपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। बाकी दो जो बीच के हैं ना, देवी चंद्रगुप्त और हर्षचरित्र में पड़ता है। बाकी काव्य मीमांसा और मनुस्मृति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं? तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो मिले हैं ये कुमारगुप्त के मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? तो गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी आपकी बयाना निधि। ऑप्शन नंबर बी, बयाना निधि सबसे बड़ी निधि थी गुप्त सिक्कों की। कौन सा या से कथन सत्य है? 2 कथन लिखे हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आप देखिए। तो यहां पर पहला कथन लिखा हुआ है आपका कि कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है ये तो। उसके बाद कुमारगुप्त की चर्चा विल्सड अभिलेख में है, ये भी सही है। तो यहां पर आपका दोनों कथन यहां पर सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं, राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों को पराजित किया था ये भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित गुप्त राजवंश हुआ था। गुप्त शासन के समय हूणों ने बहुत आक्रमण किए थे। ऑप्शन नंबर सी। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो पर्णदत्त थे, उनको सौराष्ट्र का प्राणपति बना दिया था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, स्कंदगुप्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रांतपति माफ कीजिएगा, प्राणपति बोल रहा हूं मैं। प्रांतपति मतलब राज्य का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया था, प्रांतपति। तोरमाण किस जातीय दल का था? तो तोरमाण जो था ये हूणों का था, हूण जाति दल का। ऑप्शन नंबर बी, हूण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है हूण शासक और उसका कालक्रम? तो हूण शासक और कालक्रम में आपका मिहिरकुल 552 ईस्वी में था। केवल एक ही ये सुमेलित है। मिहिरकुल जो था ये 552 ईस्वी से संबंधित है। इसका कालक्रम क्या है? 552 ईस्वी। ये हूण शासक है। ऑप्शन नंबर ए, बाकी सभी गलत दिए हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर आपको जो कथन दिए गए हैं, एक तो खुशनवाज हूणों का प्रथम राजा था, ये गलत दिया है। भारत के मध्यवर्ती भाग पर तोरमाण का कब्जा था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। केवल भारत का जो मध्यवर्ती भाग था इस पे तोरमाण का कब्जा था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो यहां पर आपका देखिए कुमारगुप्त प्रथम ये मंदसौर अभिलेख से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, ये भी सही है। प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुफा अभिलेख, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गलत आंसर है। बाकी समुद्रगुप्त एरन अभिलेख ये भी सही। ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला देखिए शासक और रानियां। इधर शासक लिखे हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम, और उनकी रानियों के नाम लिखे हैं। इसको सुमेलित करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं फटाफट। चंद्रगुप्त की रानी का नाम था कुमार देवी, तो पहले का ए का 3 हो जाएगा। समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य बोलते थे, उनकी रानी का नाम था कुबेर नागा। और कुमारगुप्त प्रथम, इनकी रानी का नाम था आपका अनंत देवी। तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा पहले का 3 है, दूसरे का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका परवर्ती गुप्त शासक है? तो परवर्ती गुप्त शासक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पुरगुप्त हैं, बुद्धगुप्त हैं और नरसिंह गुप्त हैं। ये तीनों परवर्ती
गुप्त शासक हैं? ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिंहगुप्त। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी आपकी संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी संस्कृत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासक प्रणाली ये राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राजतंत्रात्मक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? तो राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत था आपका भूमि कर। ऑप्शन नंबर ए भूमि कर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्थवाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। ये जो थे ये नगर प्रशासन समिति के अधिकारी थे और सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में साधारण पुलिस को चार भाट कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए चार भाट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी कौन था? तो गुप्त काल में दान विभाग का अधिकारी आपका अग्रहारिक था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अग्रहारिक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते थे? तो कुल्यावाप और द्रोणवाप ये भूमाप के लिए यूज होते थे। ऑप्शन नंबर ए भूमाप के लिए यूज होते थे। अभी 2022 में या 2020 में जो यूपीएससी हुआ था ना, आईएएस प्री का क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। महासंधि विग्राहक ये युद्ध व शांति का मंत्री होता था। इसको याद कर लेना कि एक नाम आता है कि महासंधि विग्राहक गुप्त काल में कौन था? तो महासंधि विग्राहक गुप्त काल में युद्ध व शांति का मंत्री कहलाता था। महादंड नायक सेनापति का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यह भी सही है। विनय स्थिति स्थापक ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था, यह भी सही है। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी गलत है। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। बाकी सभी तीनों याद कर लेना, ये आपको अलग से स्पेशल पूछा जा सकता है। कमेंट करके बताइए महाअश्वपति कौन होता था? महाअश्वपति गुप्त काल में कौन होता था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। गुप्त राजवंश इनमें से क्या सही है कथन? तो गुप्त राजवंश के बारे में कुमारामात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते थे। पहला सही है। गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया तथा उनकी सहमति के बिना भूमि का लेन देन शुरू हो गया, यह गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। तो केवल एक सही है और ऊपर वाला केवल वन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर से आंसर हो जाएगा, केवल एक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, गुप्त साम्राज्य स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। अरे बिल्कुल करते थे। ऑप्शन नंबर एक तो बिल्कुल सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, यह गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा और पढ़ लेते हैं। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था, तो बिल्कुल भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था उन्होंने। तो केवल एक और तीन सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। केवल एक और तीन दूसरे नंबर का गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? तो कला का वह क्षेत्र था आपका चित्रकला के क्षेत्र में असाधारण उन्नति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघदूतम। ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? तो मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या था? तो मुद्रा राक्षस जो आपने सुनी होगी, इसका जो विषय वस्तु थी यह थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय के राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। सुमेलित कीजिए लेखक और रचना। उस समय बहुत फेमस लेखक हुए, शूद्रक, विशाखदत्त, कालिदास, भवभूति, इनकी जो है रचनाएं दी गई हैं। कौन सी किसकी आपको ये पहचानना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, शूद्रक की मृच्छकटिकम बिल्कुल सही है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। कालिदास की विक्रमोर वर्षीय, ये भी सही है। और भवभूति की उत्तर रामचरित। तो आपको बता दें, बिल्कुल लाइन से लिखा है, सब सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
पंचतंत्र के प्रसिद्ध मूल पाठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पंचतंत्र में सही कथन है, यह दृष्टांतों के माध्यम से दर्शाया गया एक मूल पाठ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पंचतंत्र से हमें यह जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो नवनीतकम का संबंध है आपका चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गुप्तकाल में वराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक वृहद संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित है? तो जो वृहद संहिता थी ये खगोल विज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए खगोल विज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया था? तो दशमलव प्रणाली का विकास करने का श्रेय जाता है आर्यभट्ट को। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये जो कहा गया था ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए आर्यभट्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। लीलावती के लेखक इनमें से कौन थे? तो लीलावती के लेखक थे आपके भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में औषधि के लिए अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं सुश्रुत। ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रचना को सम्मिलित कीजिए। आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर के नाम दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी थी, धन्वंतरी ने नवनीतकम लिखी थी, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा था और वराहमिहिर ने लिखा था पंच सिद्धांतक। मतलब बिल्कुल सही दिया गया है। ए का फर्स्ट, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित खगोल शास्त्रियों को उनके सही कालानुक्रम के अनुसार जमाइए। पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो यहां पर सबसे पहले आर्यभट्ट थे, उसके बाद ब्रह्मगुप्त, उसके बाद वराहमिहिर। तो ये भी बिल्कुल जमा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त और उसके बाद वराहमिहिर। ये तीनों खगोल शास्त्री थे, याद रखिएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र क्या बोलते थे? तो स्त्री एवं शूद्र ये प्राकृत भाषा बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत भाषा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी आपके गुप्त काल में भी थी, मौर्य काल में और चोल साम्राज्य में भी थी। तीनों जगह उस समय स्त्री और पुरुष को बराबर माना जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल। अगला क्वेश्चन देखिए। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? तो रेशम बुनकरों की शैली की जानकारी ये दशपुर शिलालेख में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए दशपुर शिलालेख राइट आंसर है। गुप्तकालीन समाज में कायस्थ नामक जाति का उल्लेख किस स्मृति में हुआ है? तो कायस्थ नामक जाति का उल्लेख ज्ञातवल्लभ स्मृति में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञातवल्लभ स्मृति राइट आंसर है। गुप्तकालीन समाज में कौन सी सामाजिक कुरीति विद्यमान थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद, अल्पायु में विवाह और सती प्रथा का प्रचलन। ये सभी थे उस समय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये तो कुरीति थी। महिलाओं को वैसे दबा के नहीं रखा जाता था, लेकिन उपनयन संस्कार उनका बंद हो गया था। अल्पायु में विवाह होता था तो वो तो बहुत समय तक चला, और सती प्रथा का प्रचलन भी बहुत समय तक चला। तो उपरोक्त सभी थे। पहली बार किस गुप्तकालीन स्मृति में पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बनाया गया था? तो पत्नी को भी पति की संपत्ति का अधिकारी बनाया गया था ज्ञातवल्लभ स्मृति में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहां पर आपको दिए गए हैं गुप्तकालीन देवता और पूजा। तो पशुपतिनाथ लिंग पूजा बिल्कुल सम्मिलित है। ये वैष्णव तथा शैव धर्म ये भगवान हरिहर की पूजा करते थे, बिल्कुल सही आंसर है। और लकुलिस शिव जी को मानते थे। कालमुख विष्णु जी आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। कालमुख विष्णु जी, कालमुख ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत है। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? अधिकांश गुप्त शासक बौद्ध धर्म के उपासक थे और कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की झलक मिलती है। तो भैया गुप्त शासक बौद्ध धर्म से के उपासक नहीं थे। अधिकांश बोला है तो बिल्कुल, अधिकांश तो बिल्कुल नहीं थे। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की झलक मिलती है, तो ये मिलती है कहीं कहीं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्ति की झलक मिलती है।
गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था क्या? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दीनार प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आरंभ में गुप्तकालीन सिक्कों का वजन क्या था? तो आरंभ में गुप्तकालीन जो सिक्के थे वो 120 से 121 ग्रेन के थे। ऑप्शन नंबर ए 120 से 121 ग्रेन राइट आंसर है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थी उनको रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी रूपक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित था? तो यहां पर आपका मेनली जो होता था गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल में वस्त्र उत्पादन। क्या होता था? वस्त्र उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए वस्त्र उत्पादन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? तो रेशमी वस्त्र सर्वाधिक होते थे आपके पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र राइट आंसर है। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किस लिए? तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल था ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। किस चीज के लिए? लोहे के यंत्र और उपकरण। ऑप्शन नंबर सी। और एक काम करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको हाफ हाफ में बना देते हैं। अगले 100 क्वेश्चन आपको अगली वीडियो मिल जाएंगे, इसको हम यहीं समाप्त कर देते हैं। तो 20-30 मिनट का वीडियो आप लोग देख भी लेते हो, इससे ज्यादा बड़ा होता है तो नहीं देख पाते। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो तांबे का सिक्का जारी करने वाला सबसे पहला गुप्त शासक, एक काम करिए इसका आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा है रामगुप्त। इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए। और जिसको पार्ट 2 चाहिए और टॉपिक वाइज आपको चाहे इतिहास, भूगोल जो भी चाहिए टॉपिक वाइज यदि कोई चाहिए कमेंट करके बताइए। पार्ट 2 लिख दीजिए जिसको भी पार्ट 2 चाहिए वीडियो के नीचे। और शाम को या रात में आपको जो है कंप्यूटर के क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।